हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैनिया पर। आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया था। इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो पक्के हो जाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं एंड जैसे कि आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में हमें ए बी सी ये मल्टीप्लिकेशन चाहिए और हमें ये सोचना होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर कॉमन आउट कर सकते हैं। देखिए, हमें राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है उस पर हमें लगातार नज़र बनाए रखनी पड़ेगी कि हमें क्या हम ऑपरेशंस इस लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटरमिनेंट पे अप्लाई करें, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम डिटरमिनेंट पे अप्लाई करें कि हमें ये राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन मिल जाए। और ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि उन्हें एक स्टेप के लिए नहीं सोचना, एक टाइम पर 2 to 3 स्टेप्स, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसमें नेक्स्ट 2 to 3 स्टेप्स क्या हो सकते हैं ये हमेशा माइंड में चलते रहना चाहिए। अगर आप जस्ट जो सक्सेसिव स्टेप के लिए ही सॉल्व करें और आगे आपको पता नहीं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो इस तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। एक ही टाइम पर आपको 2 to 3 स्टेप्स के लिए माइंड में बातों को चलाना है। तो देखिए, ए बी सी, पहले तो हमारा ये टारगेट होगा कि ये क्या कॉमन आउट हो सकता है। तो देखिए, इस रो में हमारे पास ए है, इस रो में बी है, इस रो में सी है। तो ये ए बी सी अगर हम कॉमन आउट करें तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली व्हाट वी गेट। ये जो ऊपर डिटरमिनेंट है इसमें अगर हम रो 1 2 3 इसमें से ए बी सी कॉमन आउट करते हैं तो रो 1 में से R1 में से हम ए कॉमन आउट करें, रो बी में से हम R2 में से हम बी कॉमन आउट करें, R3 में से हम सी कॉमन आउट करें, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचता है। क्योंकि यहाँ पर ए नहीं था तो ये 1/a हो जाएगा और यहाँ पर ए था तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर ए नहीं था तो ये 1/a हो जाएगा और इसी तरीके से 1/a हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमारे पास ये कॉमन आउट होने के पर ये सब चीज़ें हमारे पास बचती हैं। अब हमें नेक्स्ट ये सोचना है कि 1/a 1/b 1/c + 1 ये एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जबकि अभी हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। जो अब वो हमारे पास ये एक्सप्रेशन था इसको हमने उसके लेफ्ट हैंड साइड को इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। हमारे पास ए बी सी कॉमन आउट आ चुका है और ये चीज़ हमारे पास बची है। अभी जो हमारे पास डिटरमिनेंट बचा है इसमें से हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये चीज़ भी हमें यहाँ पर कॉमन आउट करना है। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो इसे हम देखते हैं। तो 1/a 1/b 1/c, ठीक है, ये 3 वैल्यूज यहाँ पर हैं, +1 ये भी है। तो कोई भी बच्चा जिसने पार्ट 1 को देखा हुआ है और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ से वो फैमिलियर है वो समझ पा रहा होगा कि R1 R2 एंड R3 इनको अगर हम ऐड कर दें तो R1 में कुछ चेंजेस होंगे और ये वाली चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है और यहाँ पर भी ऐसा है। इट मीन्स R1 में अगर हम चेंजेस करें कि R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3, तो ये वैल्यू हमारे को यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर मिल जाएगी, जबकि R2 एंड R3 बिना किसी चेंज के एज इट इज़ बने रहेंगे। और देन हम R1 में से इस वैल्यू को कॉमन आउट कर लेंगे और यहाँ पर 1 1 और 1 बच जाएगा। तो देखिए, ऐसा ही मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि मैंने ये वैल्यू वहाँ पर ऐड की है, R1 R2 R3 को ऐड किया और इसे कॉमन आउट किया, तो मेरे पास ये चीज़ बाहर आ गई और यहाँ पर 1 1 और 1 यहाँ पर बचा है और बाकी अदर 2 रोज ऐसे ही बिना किसी चेंज के बनी रही। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि हमारे पास जो हमें राइट हैंड साइड में वैल्यू चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है और क्योंकि डिटरमिनेंट हमें प्रूफ करना है, इट मीन्स वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हमें तो जस्ट वो प्रूफ करना है। तो क्योंकि हमारी वैल्यू आ चुकी है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो हमारे पास डिटरमिनेंट वैल्यू बची है इतने सब कुछ करने के बाद, अगर हम उसे सॉल्व करें तो वो वैल्यू कितनी आएगी। क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, इट मीन्स इसका अगर हम सॉल्व करें, इसको किसी भी रो या किसी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करने पर हमको ये टोटल डिटरमिनेंट 1 मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, नाउ एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट रो के थ्रू ही हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा है। तो अगर हम ऐसे एक्सपेंड करें तो हमारे पास
ये वैल्यू बचेंगी जो हमें सॉल्व करना होगा। ये हमारा कॉमन आउट हो चुका था। इसको अगर आप सॉल्व करें, देखिए 1 × 1 आएगा। आप इसे आराम से पॉज करके देखिएगा, मैंने R1 के थ्रू एक्सपेंड किया हुआ है और ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और इस ABC को आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म के साथ सक्सेसिव अगर मल्टीप्लाई करें तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट जो है हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। अगर आप इस डिटरमिनेंट वैल्यू को 0 के इक्वल करना चाह रहे हैं तो याद कीजिए, मैंने जो 8 डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जो ये बताती थी कि किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब होगी। अगर उस डिटरमिनेंट के किन्हीं 2 रोज और किन्हीं 2 कॉलम्स की वैल्यूज सेम हो, अगर आइडेंटिकल हों, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हैं तो वहाँ पर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है। या फिर वो 2 रोज और 2 कॉलम्स प्रोपोर्शनल हों तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है। आप पार्ट 1 में चेक कीजिएगा, मैंने वहाँ पे प्रूफ किया हुआ है, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है, समझाया हुआ है कि किस तरीके से अगर किसी डिटरमिनेंट में एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो जाएं या प्रोपोर्शनल हो जाएं तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट्स अगर 0 हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी डिटरमिनेंट वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या नोटिस करा कि यहाँ पर A है, यहाँ पर -A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर +C है, -C है, एंड यहाँ पर -B है, यहाँ पर B है। तो अगर मैं R1, R2 और R3 को ऐड कर दूँ तो जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। आप पॉज करके चेक कर सकते हैं कि अगर R1 + R2 + R3 का एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर हम इस डिटरमिनेंट पर अप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट रो है वो 0 0 0 हो जाएगी एंड सेकंड एंड थर्ड रोज एज इट इज़ रहेंगी, क्योंकि उनमें हमने चेंजेस नहीं करे। और क्योंकि अब ये डिटरमिनेंट वैल्यू एक ऐसे डिटरमिनेंट में चेंज हो चुकी है जहाँ पर उस पर्टिकुलर रो के सभी एलिमेंट्स 0 हैं, तो अगर हम R1 के थ्रू एक्सपेंड करते हैं तो ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू है हमारी 0 आ जाती है। तो ये बहुत एक सिंगल स्टेप में ये सॉल्व हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर रो और कॉलम के एलिमेंट्स 0 ना हो, सभी एलिमेंट्स 0 ना हो सकें, लेकिन अगर वहाँ पर वो आइडेंटिकल हो गए, एनी 2 रोज और एनी कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो गए या फिर प्रोपोर्शनल हो गए, तो उस कंडीशन में भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस ये सॉल्व हो जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिस डिटरमिनेंट वैल्यू A इज इक्वल टू दिस, ये हमें प्रूफ करना है। तो डिटरमिनेंट को जब हम नोटिस करते हैं और राइट हैंड साइड को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि x + y + z का क्यूब पावर हमें चाहिए, इसके अलावा 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या x + y + z यहाँ से हमें मिल सकता है, कॉमन आउट हो सकता है? तो अगर आप ऑब्जर्व करें, x यहाँ पर है, y है, 2z है। अगर मैं इसमें x जोड़ दूं और यहाँ से इसमें y जोड़ दूं तो ये, यानी कि मैं C1 में अगर चेंजेस कर दूं कि C1 को मैं चेंज कर रहा हूँ कि उसमें मैं C2 एंड C3 ऐड कर रहा हूँ, C1 + C2 + C3, ये मैं ऑपरेशन अगर अप्लाई करूँ तो C1 में क्या चेंजेस आएंगे? यहाँ पर 2x, 2y, 2z, सेम यहाँ पर भी होगा। देखिए 2z, 2y और 2x तो है ही, एंड 2x, 2z एंड 2y, यानी कि जो हमारा C1 है उसमें हमारे पास 2x + 2y + 2z आ जाएगा, 2 भी कॉमन आउट हो जाएगा और x + y + z भी कॉमन आउट हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास जो राइट हैंड साइड में हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है उसमें से हमारे पास 2 पहुंच जाएगा और x + y + z की एक पावर तो हमारे पास पहुंच जाएगी। अदर 2 पावर्स को हम देखते हैं किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग दिस ऑपरेशन वी गेट दिस, and now taking 2x + y + z common from C1 we get, हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने जो कॉमन आउट किया मैंने राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो हमारा जो डिटरमिनेंट वैल्यू था वो कुछ, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो कुछ इस तरीके से अभी हमारे पास आ चुका है, यानी कि हमारे पास x + y + z की एक पावर और 2 हमारे पास पहुँच गए, यानी हमें x + y + z की 2 पावर्स और चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 1 1 आ चुका है C1 में, तो हम R1 में से R3 और R2 में से
R3, यानी कि R1 में से भी R3 को माइनस करेंगे एंड R2 में से भी R3 को माइनस करेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर और यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस यहाँ इन 4 एलिमेंट्स में भी होंगे, जबकि थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसमें हम चेंज नहीं कर रहे, हम R1 और R2 में चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, यहाँ पर कुछ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस आएंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर आप इसे चेक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें मिल जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड उसके साथ जो प्रोडक्ट में था 2 × x + y + z वो अभी ऐसे ही चल रहा है। अब क्योंकि हमारे पास R1 में 2 एलिमेंट्स 0 हो चुके हैं तो हम इसके थ्रू यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं। जो हम इसके थ्रू अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू एंड ये वैल्यू हमारी चली जाएगी और हमें इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को सॉल्व करना होगा। नाउ एक्सपेंडिंग थ्रू R1 वी गेट हमें क्या मिलेगा कि हम -x -y -z और ये डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें सॉल्व करनी है एंड ये हमने पहले कॉमन आउट कर लिया था, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन आउट कर लिया। इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा और ये क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस आता है तो ये जो मल्टीप्लिकेशन करके x + y + z में हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, उसके बाहर माइनस है तो सभी जो टर्म्स है वो माइनस हो जाएंगी। एंड देन इसमें से भी मैं -1 कॉमन आउट करूँगा तो इस माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x + y + z का क्यूब पावर आ चुका है और 2 मल्टीप्लिकेशन में है और यही हमें प्रूफ करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ a = दिस एंड फाइंड a इनवर्स एंड सॉल्व दिस। a की ये वैल्यू है, हमें a इनवर्स फाइंड करना है और फिर उस a इनवर्स की हेल्प से हमें ये लीनियर इक्वेशन का जो सेट है जो कि 3 वेरिएबल्स में, इसे हमें सॉल्व करना है। सो वी कैन रीराइट द अबोव सेट ऑफ इक्वेशंस एज, हम इस लीनियर इक्वेशन के सेट को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स की फॉर्म में। देन ax = b, ये कुछ इस तरीके का फॉर्म है और हमें x फाइंड करना है, यानी हमें x y z की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी a इनवर्स b के। इसी एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि x की वैल्यू हो जाएगी a इनवर्स b। इट मीन्स अगर हम किसी तरीके से इस a मैट्रिक्स के लिए a इनवर्स फाइंड कर लें और फिर उसकी b के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें ये x वाला, ये जो हमारे पास कैपिटल X वाला हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है जिसमें स्मॉल x स्मॉल y एंड स्मॉल z वैल्यूज़ हैं एलिमेंट्स के फॉर्म में, वो हमें मिल जाएंगे। तो ये मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है कि लीनियर इक्वेशंस के सेट को हम कुछ इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। नाउ वी कैन चेक दैट a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। आप ये जो हमें a मैट्रिक्स दिया है इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा, वो आएगा 67 के इक्वल आएगा। दिस इम्प्लाइज a इनवर्स एग्जिस्ट। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि अगर a डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में उस डिटर्मिनेंट उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उस मैट्रिक्स का जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर 0 के इक्वल नहीं है, कोई नंबर वैल्यू है, तो फिर वहाँ पर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमें जो a मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके लिए हमारे पास a डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आई है, कोई नंबर वैल्यू आई है, तो इसलिए हमारा a इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ये लीनियर इक्वेशन का जो सेट है ये सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा a इनवर्स के लिए मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम a इनवर्स जो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, बट ये जो हमने चैप्टर 3 में किया था। चैप्टर 3 में हमने a इनवर्स फाइंड करे थे एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू, बट चैप्टर 4 में हमारे पास एक अनदर मेथड है कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ a को उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को फाइंड करें एंड देन उसको उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दें तो भी हमारे पास a इनवर्स आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो हमारे पास a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और इस कंडीशन में हमारे पास दो और वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ a नॉट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, यानी कि a डिटर्मिनेंट 0 हो जाते हैं, तो हमारे पास दो और कंडीशंस आती हैं। हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं और नो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसको भी डिस्कस किया जा सकता है, वो भी स्पेसिफिक केसेस हैं। फिलहाल हमारे पास a इनवर्स हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। हियर एडजॉइंट ऑफ a इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ a।
हम ए मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, देन उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें अर्जेंट ऑफ ए मिल जाएगा। ये भी मैंने चैप्टर 3 में डिस्कस किया हुआ है कि अर्जेंट ऑफ ए हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चैप्टर 3 या 4 किसी में मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। सो हम अर्जेंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इट मीन्स हम ए इनवर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इफ़ यू सॉल्व फॉर अर्जेंट ऑफ ए इट कम्स आउट टू बी दिस। अगर आप अर्जेंट ऑफ ए फाइंड करें तो पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, देन उसका आप ट्रांसपोज करेंगे। तो मैंने दोनों काम ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं और आपको ये वैल्यू मिलेगी। आपको पार्ट 1 में मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है, देन इसका ट्रांसपोज करना सिखाया हुआ है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको अर्जेंट ऑफ ए के लिए मिल जाएगी। एंड ए इनवर्स क्या होगा? अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू। एंड इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को अगर आप 67 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यूज पहुंचेंगी। तो जैसे कि हमने जो कैपिटल एक्स वाला मैट्रिक्स था जिसके एलिमेंट्स हैं स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड, उसके लिए हमने इक्वेशन बनाई हुई है कि ए इनवर्स बी जो है हमें ये वैल्यू दे देता है। तो ए इनवर्स तो हमारा ये होगी एंड बी जो हमारा मैट्रिक्स था वो ये था। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये 3 into 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 into 1 का मैट्रिक्स है। जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें 3 into 1 यानी कि 3 rows एंड 1 column इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा, जिसको हम 1/67 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1/67 इंटू दिस मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स कहाँ से आया है? ये 3 into 1 का मैट्रिक्स है। ये हमें 3 into 3 इंटू 3 into 1 इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से मिला है। ये हमारा ए इनवर्स है कंप्लीट और ये बी है। तो इस ए इनवर्स के इस वाले वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 167 को भी ऐसे रहने देंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन ये आ गया। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आता है जो कि इक्वल होगा एक्स वाई जेड के इस मैट्रिक्स के लिए। तो क्योंकि यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -2 एंड जेड की वैल्यू +1, ये वैल्यूज हमको मिल जाती हैं। तो इस चैप्टर में मैंने इस पार्ट 2 में मैंने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करा। 3 क्वेश्चन जो हैं डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थी और जो 4th क्वेश्चन है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स को मैट्रिक्स मेथड से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उस पर बेस्ड था। अब देखिए मैंने 4 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करे। इससे आप ये नहीं सोच सकते कि भाई हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ टीचर्स कहते हैं कि भाई मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, ये लिस्ट है 1000 क्वेश्चंस की, 500 क्वेश्चंस की, 100 क्वेश्चंस की, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं इस बात को नहीं मानता। देखिए मैथ्स ही एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट को पढ़ने होते हैं। 5 to 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्लास में बच्चे को पढ़ने होते हैं, सभी पर उसको ध्यान देना होता है। तो आप मैथ्स के ही पीछे पड़ जाएंगे, आप उसके 500 600 एक चैप्टर में 500 600 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, ये रियलिस्टिक नहीं है। आप 8 to 10 क्वेश्चंस कीजिए, सबको ध्यान से कीजिए, लॉजिकल तरीके से कीजिए, कॉन्सेप्ट मजबूत कीजिए। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाएंगे, उसी पर सारा समय दे देंगे, तो बाकी क्वेश्चंस बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या। इसके अलावा बच्चे को रिक्रिएशन के लिए टाइम चाहिए होता है, अपने मनोरंजन के लिए, अपना जो लाइफ है उसको भी तो एंजॉय करना है, उसको अपने भाई बहनों के साथ खेलना कूदना है, आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि अगर आप किसी बच्चे को 500 1000 क्वेश्चंस का सेट दे दें तो बच्चा जो है अच्छे से कर सकता है। ऐसी ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने जस्ट 4 क्वेश्चंस डिस्कस करे। मैं इस बात को मान रहा हूँ यहाँ पर कि ये 4 क्वेश्चंस सफिशिएंट नहीं है, बट यहाँ पर मैंने एक आइडिया दिया है, एक लॉजिक दिया है, मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चंस तो आपको कुछ और भी सॉल्व करने पड़ेंगे, बट जहाँ पर मोर देन 100 एंड मोर देन 200 क्वेश्चंस के सेट की बात कुछ टीचर्स करते हैं, उसको तो मैं जस्ट जो है क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, वो गलत चीज़ मेरे को लगती है। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि मैंने पार्ट 2 में डिस्कस करें, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड यूजिंग द 8 डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज दैट आर डिस्कस्ड इन पार्ट 1। पार्ट 1 में जो मैंने 8 डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मैंने यहाँ पर सॉल्व कराए हैं, जो कि 4 हैं। ट्राई टू अप्लाई दीज 8 प्रॉपर्टीज लॉजिकली। आपने इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए,
उन्हीं 8 प्रॉपर्टीज़ को लॉजिकली अप्लाई करने का कोशिश करना है और राइट हैंड साइड को हमेशा माइंड में रखते हुए सोचना है कि नेक्स्ट 2 to 3 स्टेप्स मेरे क्या हो सकते हैं कि मैं एक राइट वे में प्रोसीड करूं और मेरे को राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन मिल जाए। और ये प्रैक्टिस से आएगा। आप कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिएगा, बट नॉट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।